हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 1। तो अभी का टॉपिक है हमारा मीसल्स, इसे खसरा रोग भी कहते हैं। ऑन 16 मार्च मीसल्स इम्यूनाइजेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया ऑब्जर्व वैक्सीनेशन डे ऑन 16 मार्च। ठीक है, इंडिया में ये दिन 16 मार्च को होता है जिसे हम वैक्सीनेशन डे कहते हैं। On 27 March 2014, India was certified as polio-free country. 27 मार्च 2014 में हमारी इंडिया को पोलियो फ्री कंट्री कह दिया गया था क्योंकि यहाँ पर पोलियो ख़त्म हो गया था। खसरा टीकाकरण दिवस इस घातक बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक कराने के लिए मनाया जाता है। हम मीज़ल्स डे इसलिए बनाते हैं ताकि लोगों को इस बीमारी के बारे में जानकारी मिल सके। खसरा से बच्चों को बचाने के लिए 9 महीने पर खसरा का टीका लगवाया जाता है। बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए 9 मंथ के जब वो हो जाते हैं तो उन्हें खसरे का टीका लगाया जाता है। शिशु को 15 महीने पर MMR मतलब मीज़ल्स, मम्स, रूबेला का टीका ज़रूर लगवाएं। जो भी बच्चे हैं वो 15 महीने होने पर उन बच्चों को पेरेंट्स को MMR का टीका ज़रूर लगवाना चाहिए। यह टीका 3 बीमारियों से बचाता है, मीज़ल्स, मम्स एंड रूबेला। यह आपकी नॉलेज के लिए था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मीज़ल्स के बारे में। यह रोग अधिकतर बच्चों में होता है। ठीक है, यह रोग किस में होता है? सबसे ज़्यादा बच्चों में होता है। उसके बाद रोगी के खांसने या छींकने से रोगाणु वायु को दूषित करते हैं और जब कोई व्यक्ति इस दूषित वायु में सांस लेता है तो उसे भी यह रोग हो जाता है। अगर किसी को ये बीमारी है और वह छींक रहा है और खांस रहा है और वो रुमाल का इस्तेमाल नहीं कर रहा तो उसके जो रोगाणु होते हैं जिनसे रोग फैलता है वह उस वायु में मिक्स हो जाते हैं और जब कोई स्वस्थ व्यक्ति उस में सांस लेता है तो उसे भी यह रोग हो जाता है। अब है रोग के लक्षण। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें मीज़ल्स है? इस रोग का आरंभ खांसी जुकाम से होता है। सबसे पहले आपको खांसी होगी, फिर जुकाम होगा, इसके बाद तेज़ बुखार चढ़ता है। 2 दिन के पश्चात माथे पर छोटे छोटे लाल दाने निकल आते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? 2-3 दिन में क्या होता है? धीरे धीरे आपके माथे पे छोटे दाने निकल आएंगे और बाद में यह दाने सारे शरीर पर फैल जाते हैं, आपकी पूरी बॉडी पे स्प्रेड हो जाएंगे। धीरे धीरे बुखार कम होने लगता है और दाने सूखने लगते हैं। इस रोग का संप्राप्ति काल 7 से 14 दिन तक का होता है और संक्रमण काल 3 सप्ताह तक का हो सकता है। ठीक है, 21 दिन का। तो मैं आपको सबसे पहले संप्राप्ति काल और संक्रमण काल के बारे में बताती हूँ ताकि आप समझ सके। संप्राप्ति काल जो होता है इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ठीक है, इसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। जैसे रोगाणु के शरीर में प्रवेश कर लेने से लेकर आपका जो रोगाणु है वो आपके शरीर में प्रवेश कर गया है, वहाँ से लेकर रोग के लक्षणों के प्रकट होने तक के समय को संप्राप्ति काल कहते हैं। मतलब जब रोगाणु आपके शरीर में एंटर करेगा वो धीरे धीरे मल्टीप्लाई होना स्टार्ट करेगा और जब आपको लक्षण अपने शरीर में दिखाई देंगे, आप पता कर पाएंगे कि आपके जब जैसे दाने आ गए तो आपको पता चल जाएगा हाँ मुझे ये बीमारी हुई है। उसी को संप्राप्ति काल कहते हैं। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करने के पश्चात रोगाणु शीघ्रता से संख्या में बढ़ने लगते हैं। जैसे ही स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रोगाणु एंटर करते हैं, दे स्टार्ट मल्टीप्लाइंग देमसेल्फ, वो बहुत जल्दी से संख्या में बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ संक्रमण काल, इन्फेक्शन पीरियड। एक रोगी व्यक्ति एक निश्चित समय तक रोग फैला सकता है। यह काल जिसमें एक रोगी अन्य स्वस्थ व्यक्तियों में रोग फैला सकता है उसे संक्रमण काल कहते हैं। ठीक है, संक्रमण काल मतलब क्या है? जब कोई बीमार व्यक्ति किसी स्वस्थ व्यक्ति को वो रोग फैला सकता है
उसको वो रोग दे सकता है, उसी को हम बोलते हैं इन्फेक्शन पीरियड या संक्रमण काल। तो आइए वापस आते हैं हम अपने मीसल्स वाले टॉपिक पर। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ रहे थे कि इसका जो संप्राप्ति काल है, मतलब जब आपको लक्षण पता चलेंगे तो वो 7 से 14 दिन का होता है, मतलब 1 सप्ताह से 2 सप्ताह तक। और संक्रमण काल, जब वो रोग आप किसी को फैला सकते हैं, वो होते हैं लगभग 3 सप्ताह तक 21 दिन तक। अब उपचार क्या है इसका? रोगी को एक अलग हवादार एवं स्वच्छ कमरे में रखना चाहिए। अलग हम इसलिए कह रहे हैं ताकि वो रोग किसी और को ना फैला सके, और उसमें हवा अच्छे से आनी चाहिए। उस कमरे में खिड़कियां होनी चाहिए, वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, और वो कमरा साफ होना चाहिए। ठीक है, कमरे के फर्श को जीवाणुनाशक द्रव्य जैसे फिनाइल से साफ करना चाहिए, जिससे जीवाणु वायु में ना मिल सके। आप चाहें तो जैसे कि डेटॉल से साफ कर सकते हैं, फिनाइल से कर सकते हैं, कोई भी ऐसा घोल से साफ कर सकते हैं जिससे ये जीवाणु फर्श से मिट जाए और वायु में भी ना मिले। रोगी को हवा के झोंके एवं ठंड से बचाना चाहिए, अन्यथा निमोनिया होने का भय रहता है। अब आपको पता है इसमें आपको बुखार भी हो सकता है, तो आपको ठंड से बचाना चाहिए उसे, कि आप ज़्यादा उसे ठंडी एयर ना प्रोवाइड करें, जैसे एसी हो गया, कूलर हो गया, या बहुत ज़्यादा तेज़ हवा हो गई। ठीक है, तो इससे बचाना चाहिए, उससे निमोनिया हो सकता है जो एक घातक बीमारी है। रोगी को फलों का रस व हल्का भोजन देना चाहिए। आप रोगी को फलों का रस दें, हल्का भोजन दें तथा हल्का गर्म पानी देना चाहिए। रोगी को कम से कम 3 वीक तक परिचारक के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति के संपर्क में नहीं आने देना चाहिए। परिचारक जो उसकी देखभाल करे उसके अलावा, या फिर जो डॉक्टर हैं उनके अलावा किसी और के संपर्क में नहीं आने देना चाहिए। रोगी के वस्त्र, बर्तन तथा अन्य उपयोग में आने वाली वस्तुएं अलग रखनी चाहिए। आप चाहें तो उसके जो कपड़े हैं, बर्तन हैं, और इन अन्य जो चीज़ें यूज़ करें, जैसे कॉम हो गया, टॉवल हो गया, साबुन हो गया, पर्सनल बिलोंगिंग्स, इनको अलग रखना चाहिए। बर्तनों को मार्क कर दें नेल पॉलिश से कि ये इनके बर्तन हैं। ठीक है, जिससे वो रोग और किसी को ना फैले। रोगी के थूक व दानों से उत्तरी पपड़ी को जला देना चाहिए, जिससे जीवाणु हवा में ना मिल सके। जो भी उसका थूक है या जो उसके दाने हैं जो सूख गए, उससे पपड़ी निकलेगी, आप उसे जला दें। ठीक है, उसके बाद है खसरे की रोकथाम के लिए बच्चों को 9 से 12 महीने की उम्र के बीच खसरे का बचाव का टीका अवश्य लगवाना चाहिए। बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए आपको उनको खसरे का टीका अवश्य लगाना चाहिए। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।